ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको जो है मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ये इकोनॉमी में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, है ना। अपन आपको सॉरी ज्योग्राफी में नहीं मिलेंगे, पर इकोनॉमी जरूर मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको। निर्माण उद्योग, ये सब सारी चीज़ें याद रखना। देखो, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। कृषि उत्पादों जैसे गेहूँ, धान आदि को हमारे उपयोग करने से पहले आटा और चावल के रूप में तैयार किया जाता है। लेकिन रोटी और चावल के अतिरिक्त हमें कपड़े, पुस्तकों, पंखों, कारों, दवाइयों आदि की भी आवश्यकता होती है, जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार के उद्योगों में होता है। आधुनिक समय में जो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, ये उद्योग धंधे एक बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं और कुल राष्ट्रीय संपत्ति आय में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उद्योगों के प्रकार। उद्योगों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। आकार, पूंजी निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों को बृहत, मध्यम, लघु और कुटीर उद्योगों में वर्गीकृत किया गया है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को सार्वजनिक सेक्टर, व्यक्तिगत सेक्टर और मिश्रित सहकारी सेक्टर में विभक्त किया गया है। सार्वजनिक सेक्टर उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियां या निगम हैं, जो सरकार द्वारा निधि प्रदत्त होते हैं, मतलब सरकार उसमें फंड लगाती है। जैसे कल मैंने बताया था ओएनजीसी, ये सब हो गया। सार्वजनिक सेक्टर में सामान्यतः सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पादों के उपयोग के आधार पर भी किया गया है, जैसे मूल पदार्थ उद्योग, पूंजीगत पदार्थ उद्योग, मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग और उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। इसके अनुसार यह वर्गीकरण इस प्रकार है: कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग। उद्योगों का दूसरा प्रचलित वर्गीकरण निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर आधारित है। इस प्रकार 8 प्रकार के उद्योग हैं: धातुकर्म उद्योग, यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक और संबंध उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य और संसाधन उद्योग, विद्युत उत्पादन उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक और संचार उद्योग। आप कभी भी स्वतंत्र उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है कि इनका संबंध कच्चे माल से है अथवा नहीं। उद्योगों की स्थिति क्या, देखो अब ये है ना, ये पूछा जाता है ज्योग्राफी में, कौन से फैक्टर होते हैं जिनके कारण जो है इंडस्ट्री को डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पे उसको रखना है। तो ये सारी चीज़ें अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे थोड़ा डिटेल तरीके से दिया है और बहुत अच्छा दिया है। तो आपको मैं फिर बता रहा हूँ, देखो मेंस के लिए आपको अलग से ज्योग्राफी में कुछ पढ़ना नहीं है। देखो कुछ क्वेश्चन जो है करंट अफेयर बेस आते हैं, वो एक अलग मामला है, 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। परंतु जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी से होते हैं। क्या पूर्वी और दक्षिणी भारत में लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति के कारणों का अनुमान लगा सकते हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में कोई भी लोहा इस्पात उद्योग क्यों नहीं है? उद्योगों की स्थिति कई कारकों जैसे कच्चा माल की उपलब्धता शक्ति, बाजार, पूंजी, यातायात और श्रम इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। इन कारकों का सापेक्षिक महत्व समय और स्थान के साथ बदल जाता है। कच्चे माल और उद्योग के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। आर्थिक दृष्टि से निर्माण उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक वितरण करने का मूल्य न्यूनतम हो। परिवहन मूल्य एक बड़ी सीमा तक कच्चे माल और निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर करता है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। अपन पहले पढ़ चुके, परंतु वहाँ पे इतना डिटेल में नहीं दिया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कच्चा माल। भार ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहां उपलब्ध होते हैं। भारत में चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में क्यों स्थापित है? इसी तरह लुगदी उद्योग, तांबा प्रगलन और पिग आयरन उद्योग अपने कच्चे माल प्राप्ति के स्थानों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। लोहा इस्पात उद्योग में लोहा और कोयला दोनों ही भार ह्रास वाले कच्चे माल हैं, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति के लिए अनुकूलतम स्थान कच्चा माल स्रोतों के निकट होना चाहिए। यही कारण है कि अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग या तो कोयला क्षेत्र जैसे बोकारो, दुर्गापुर आदि के निकट स्थित है, अथवा लोहे के स्रोतों जैसे भद्रावती, भिलाई और राउरकेला के निकट स्थित है। शक्ति मशीनों के लिए गतिदायी बल प्रदान करती है और इसलिए भी किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले इसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है। फिर भी कुछ उद्योग जैसे एल्युमिनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योग की स्थापना शक्ति स्रोत के निकट की जाती है, क्योंकि ये अधिक शक्ति उपयोग करने वाले उद्योग हैं जिन्हें विद्युत की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। बाजार भी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बना दो, झारखंड के जंगलों में बना तो दिया पर मार्केट ही नहीं है उसके आसपास। मार्केट मान लो कि आप विदेशों में भेजना चाह रहे हो, तो फिर वो कैसे काम चलेगा? उसके लिए फिर परिवहन चाहिए कि पास में कोई पोर्ट है या नहीं है। बाजार निर्मित उत्पादों के लिए निर्गम उपलब्ध कराती है। भारी मशीन के औजार, भारी रासायनिक की स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों के निकट की जाती है, क्योंकि ये बाजार अभिमुख होते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में शुद्ध जिसमें भार ह्रास नहीं होता कच्चे माल का उपयोग होता है और ये प्राय बड़े नगरीय केंद्रों में स्थापित किए जाते हैं, उदाहरणतः मुंबई, अहमदाबाद, सूरत आदि।
पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं की स्थापना भी बाजारों के निकट की जाती है, क्योंकि अपरिष्कृत तेल का परिवहन आसान होता है और उनसे प्राप्त कई उत्पादों का उपयोग दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कोयली, मथुरा, बेरोनी इसके विशिष्ट उदाहरण। परिशोधनशालाओं की स्थापना में पतन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवहन। क्या आपने कभी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता के अंदर और उनके चारों ओर उद्योगों के केंद्रीकरण के कारणों को जानने का प्रयास किया है? ऐसा इसलिए हुआ कि ये प्रारंभ में ही परिवहन मार्गों के जोड़ने वाले केंद्र बिंदु बन गए। रेलवे लाइनें बिछने के बाद ही उद्योगों को आंतरिक भागों में स्थानांतरित किया गया है। सभी मुख्य उद्योग मुख्य रेल मार्गों पर स्थित है। श्रम। क्या हम श्रम के बिना उद्योगों के बारे में सोच सकते हैं? उद्योगों को कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में श्रम बहुत गतिशील है तथा जनसंख्या अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में उपलब्ध है। ऐतिहासिक कारक क्या रहते हैं? क्या आपने कभी मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरने के कारणों के विषय में सोचा है? ये स्थान हमारे औपनिवेशिक अतीत द्वारा अत्यधिक प्रभावित थे। उपनिवेशीकरण के प्रारंभिक चरणों में निर्माण क्रियाओं को यूरोप के व्यापारियों द्वारा नव प्रोत्साहन दिया गया। मुर्शिदाबाद, ढाका, भदोही, सूरत, वडोदरा, कोझिकोड, कोयम्बटूर, मैसूर आदि स्थान महत्वपूर्ण निर्माण केंद्रों के रूप में उभरे हैं। एक बार देखना, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था उस टाइम। उपनिवेशवाद के उत्तरकालीन औद्योगिक चरण में ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं से होड़ और उपनिवेशिक शक्ति की भेदमूलक नीति के कारण निर्माण केंद्रों का तेजी से विकास हुआ है। उपनिवेशवाद के अंतिम चरणों में अंग्रेजों ने चुने हुए क्षेत्रों में से कुछ उद्योगों पर उन्नत किए हैं। इससे देश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों को बड़े पैमाने पर स्थानिक विस्तार हुआ है। फिर दूसरी जो काम आती है, औद्योगिक नीति भी काम आती है। एक प्रजातांत्रिक देश होने के कारण भारत का उद्देश्य संतुलित प्रादेशिक विकास के साथ आर्थिक समृद्धि लाना है। भिलाई और राउरकेला में लोहे इस्पात उद्योग की स्थापना देश के पिछड़े जनजातीय क्षेत्र के विकास के निर्णय पर आधारित थी। वर्तमान समय में भारत सरकार पिछड़े क्षेत्र में स्थापित उद्योग धंधों को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन देती है। मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं? किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए लोहे इस्पात उद्योग एक मूल आधार होता है। सूती वस्त्र उद्योग हमारे परंपरागत उद्योगों में से एक है। चीनी उद्योग हम स्थानीय कच्चे माल पर आधारित है, जो कि अंग्रेजों के समय में भी फला फूला। इनके अतिरिक्त इस अध्याय में वर्तमान में और भी आधुनिक उद्योग जैसे पेट्रोलियम, रासायनिक उद्योग और अवगम प्रौद्योगिकी मतलब आईटी इंडस्ट्री की विवेचना की जाएगी। अभी यूपीएससी ने इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा है। लोह इस्पात उद्योग, इसके बारे में बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। लोह इस्पात उद्योग के विकास ने भारत में तीव्र औद्योगिक विकास के दरवाजे खोल दिए। भारतीय उद्योग के लगभग सभी सेक्टर अपनी मूल आधारिक अवसंरचना के लिए मुख्य रूप से लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर करते हैं। क्या हम लोहे के उपयोग के बिना कृषि में होने वाले औजार बना सकते हैं? लोहे इस्पात उद्योग के लिए लोहे, एस्क और कोपकारी कोयला के अतिरिक्त चूना पत्थर चाहिए। डोलामाइट, मैग्नीज और अग्नि सरमृतिका आदि कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। ये सभी कच्चे माल स्थूल भार ह्रास वाले होते हैं, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की सबसे अच्छी स्थिति कच्चे माल स्रोतों के निकट होती है। जैसे भारत में छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के भागों को समाविष्ट करते हुए एक अर्धचंद्राकार प्रदेश है, जो कि उच्च कोटि के लोहे, एस्क और अच्छी गुणवत्ता वाली कोपकारी कोयला और अन्य संपर्कों से समृद्ध है, जिसके परिणामस्वरूप इस प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग प्रारंभ में ही स्थापित कर दिया गया था। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत बड़े एकीकृत इस्पात कारखानों और छोटी इस्पात मिलें भी सम्मिलित है। इसके अंतर्गत द्वितीयक उत्पादक ढलाई मिलें और आनुषंगिक उद्योग भी आते हैं। एकीकृत इस्पात कारखाने, अब देखो टिस्को कंपनी जो टाटा की जो है, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। टाटा लोहा इस्पात मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग के बहुत नज़दीक स्थित है। यहाँ के इस्पात निर्यात के लिए सबसे नज़दीक लगभग 240 किलोमीटर दूर पतन कोलकाता है। संयंत्र को पानी, सोनी रेखा एवं खारकोई नदियों से, लोहा नोआमड़ी एवं बादाम पहाड़ से और कोयला जोड़ा खानों उड़ीसा से और कोकाकारी कोयला झरिया और पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारतीय लोहा इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना हीरापुर में दूसरी कुल्टी में स्थापित किया। 1937 में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी के साझेदारी से बंगाल स्टील कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। बनपुर, जो पश्चिम बंगाल में लोहा और इस्पात उत्पादन की दूसरी इकाई की स्थापना की गई। इंडियन ऑयल आयरन स्टील कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले तीनों संयंत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्रों, रानीगंज, झरिया और रामगढ़ के निकट कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित है। लोहे एस्क सिंह भूमि झारखंड से आता है। जल दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर से प्राप्त किया जाता है। दुर्भाग्य से 1972-73 में भारतीय लोहा इस्पात कारखाने से इस्पात उत्पादन बहुत कम हो गया और संयंत्र सरकार द्वारा अधिकृत कर लिया गया। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स, तीसरा एकीकृत इस्पात संयंत्र विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स, जो प्रारंभ में मैसूर लोहा और इस्पात वर्कर्स के नाम से जाना जाता था,
बाबा बदून की पहाड़ियों के केमान गुंडी के लोहे अयस्क क्षेत्रों के निकट स्थित है। चूना पत्थर और मैंगनीज भी आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध है, लेकिन इस प्रदेश में कोयला नहीं मिलता। प्रारंभ में पास के जंगलों से प्राप्त, देखिए जो अपन जो पढ़ रहे हैं ये लोहे इस्पात संयंत्र है यहाँ पे भद्रावती कर्नाटक, इसे थोड़ा ये भी पता होना चाहिए। अभी देखो, अभी देख रहे थे किसको किस नदी से, दामोदर नदी के जो बराकर नदी, सोनरेखा नदी, इसको थोड़ा मैप अच्छे से नहीं दिया है यहाँ पे। लकड़ी को जलाकर बनाए गए चारकोल को 1951 तक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। बाद में विद्युत भट्टियाँ लगाई गई जिनमें जोग प्रपात जल विद्युत परियोजना से प्राप्त जल विद्युत का उपयोग होता था। संयंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है। यह संयंत्र विशिष्ट इस्पात और एलॉय का उत्पादन करता है। हो सकता है देखो आपके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, जैसे टाटा का जो है चेयरमैन रतन टाटा खत्म भी हुए, तो इसे रिलेटेड बात दे देगा कि ये कंपनी है, इसको कहाँ से जल प्राप्त होता है, इस टाइप से पूछ सकता है। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 57 में विदेशी सहयोग 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। ये संयंत्र राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ये सभी सार्वजनिक सेक्टर संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अधिकार में थे। 1973 में इन संयंत्रों के अधीन प्रबंधन के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से 1959 में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया। संयंत्र को कच्चे माल की निकटता के आधार पर स्थापित किया गया था। इस प्रकार भार ह्रास वाले कच्चे माल का परिवहन मूल्य कम हो जाता है। इस संयंत्र को विशिष्ट अवस्थितिक लाभ प्राप्त हुआ क्योंकि इसे निकटस्थ झरिया झारखंड से कोयला और सुंदरगढ़ केंदुझर से लोहे अयस्क प्राप्त हो जाता है। विद्युत भट्टियों के लिए विद्युत शक्ति हीराकुंड परियोजना से तथा जल कोयल और शंख नदियों से प्राप्त होता है। वही पता होना चाहिए हीराकुंड परियोजना कहाँ पे, इस टाइप क्वेश्चन बना हुआ। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई। 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। यहाँ लोहे अयस्क डल्ली राजहारा खानों से तथा कोयला कोरबा और करगाली कोयला खानों से प्राप्त होता है। जल तंदुला बांध से विद्युत शक्ति कोरबा ताप शक्ति गृह से प्राप्त होता है। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेलमार्ग पर स्थित है। उत्पादित इस्पात का अधिकांश भाग विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड में चला जाता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम की सरकार के सहयोग से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। 1962 में उसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। यह संयंत्र रानीगंज और झरिया कोयला पेटी में स्थित है और लोहे अयस्क नोवा मंडी से प्राप्त होता है। दुर्गापुर कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग पर स्थित है। इसे जल विद्युत शक्ति और जल दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन से प्राप्त होता है। बोकारो इस्पात संयंत्र, यह इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो में स्थापित किया गया था। इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई थी, जिसके अनुसार बोकारो राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लोहे अयस्क प्राप्त करते हैं और वापसी में मालगाड़ी के डब्बे राउरकेला के लिए कोयला ले जाते हैं और अन्य कच्चे माल बोकारो को लगभग 350 किलोमीटर की परिधि के अंदर प्राप्त हो जाता है। जल और जल विद्युत शक्ति की आपूर्ति दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन द्वारा की जाती है। अन्य इस्पात संयंत्र, चतुर्थ योजना के समय में स्थापित 3 नए इस्पात संयंत्र कच्चे माल स्रोतों से दूर है। तीनों संयंत्र दक्षिणी भारत में स्थापित है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्थित विजॉग इस्पात संयंत्र पहला पतन आधारित संयंत्र है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। इसकी पतन स्थिति लाभप्रद है। विजयनगर इस्पात संयंत्र होसपेटे कर्नाटक में विकसित किया गया है। इसमें स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यह संयंत्र आसपास के क्षेत्रों से लोहे प्राप्त अयस्क और देखिए ये भारत सरकार द्वारा इसका डाटा है, इसका बढ़ता जाता है, ये चीज़ याद रखना। उत्पादन पूछ सकता है। सूती वस्त्र का भी देखो बढ़ रहा है। चूना पत्थर का उपयोग करता है। सेलम तमिलनाडु इस्पात संयंत्र 1982 में चालू किया गया। इन मुख्य इस्पात संयंत्रों के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में से 206 से अधिक इकाई स्थापित की गई। इनमें से अधिकांश इकाई अपने मुख्य कच्चे माल के रूप में रद्दी लोहे का उपयोग करती है और इसे विद्युत भट्टियों में परिक्रमित करती है। सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योग में से एक है। प्राचीन और मध्यकाल में केवल एक कुटीर उद्योग के रूप में थे। भारत संसार में उत्कृष्ट कोटि का मलमल, केलिको, छींट और अन्य प्रकार के अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। भारत में इस उद्योग का विकास कई कारणों से हुआ। पहला, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यह सूती कपड़ा गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए एक आरामदायक वस्त्र है। दूसरा, भारत में कपास की बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। देश में इस उद्योग के लिए आवश्यक कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे।
वस्तुतः कुछ क्षेत्रों में लोगों सूती वस्त्रों का उत्पादन पीढ़ियों से कर रहे थे और अपनी कुशलताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते रहे हैं और इस प्रक्रिया में अपनी कुशलताएं पक्की हो गई। प्रारंभ में अंग्रेजों ने स्वदेशी सूती वस्त्र उद्योग के विकास को प्रोत्साहित नहीं किया। वे कच्चे कपास को मैनचेस्टर और लिवरपूल स्थित अपनी मिलों के लिए निर्यात कर देते थे और वहां तैयार माल को बेचने के लिए भारत ले आते थे। यह कपड़ा सस्ता होता था क्योंकि भारतीय कुटीर उद्योगों की तुलना में यूनाइटेड किंगडम की मिलों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई। इस शहर को सूती वस्त्र निर्माण केंद्र के रूप में कई लाभ थे। यह गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्रों के बहुत निकट था। कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए जो सूती वस्त्र उद्योग के हैं सब सारे मुंबई पतन तक लाई जाती थी, इसलिए कपास स्वयं मुंबई नगर में उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त मुंबई उस समय भी वित्तीय केंद्र था एवं उद्योग प्रारंभ करने के लिए आवश्यक पूंजी भी उपलब्ध थी। रोजगार अवसर प्रदान करने वाला बड़ा नगर होने के कारण यह श्रमिकों के लिए एक आकर्षक केंद्र था, इसलिए सस्ते और प्रचुर मात्रा में श्रमिक भी आसपास ही मिल जाते थे। सूती वस्त्र मिलों के लिए आवश्यक मशीनों का आयात इंग्लैंड से किया जा सकता था। बाद में 2 और मिलें शाहपुर मिल और कैलिको मिल अहमदाबाद में स्थापित की गई। 1946 तक भारत में मिलों की संख्या 423 तक पहुंच गई, लेकिन देश विभाजन के बाद दृश्य बदल गया और इस उद्योग को एक बड़ा प्रतिसरण झेलना पड़ा। इसका कारण यह था कि अच्छी गुणवत्ता वाले कपास उत्पादक क्षेत्रों में से अधिकांश पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए और भारत में 409 मिलें और केवल 29% कपास उत्पादक क्षेत्र रह गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस उद्योग में धीरे धीरे पुनः लाभ की स्थिति आई और अंततः उद्योग फिर से विकसित हो गया। भारत में सूती वस्त्र उद्योग को 2 सेक्टर्स में बांटा जा सकता है, संगठित सेक्टर और असंगठित सेक्टर। विकेंद्रित सेक्टर के अंतर्गत हथकरघों, खादी सहित और विद्युत करघों में उत्पादित कपड़ा आता है। संगठित सेक्टर के उत्पादन में तेजी से कमी आई है। ये 20वीं शताब्दी के मध्य में 81% से घटकर 2000 में केवल 6% ही रह गया। सोचो, डाउनफॉल हुआ है। वर्तमान में देश में उत्पादित सूती वस्त्र करघा सेक्टर की तुलना में विदेशी विकेंद्रीकृत सेक्टर में विद्युत करघों द्वारा अत्यधिक उत्पादित किया जाता है। कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता है। ये है ना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ मेंस में। अतः अन्य दूसरे कारक जैसे करघों का चलाने के लिए शक्ति, श्रमिक, पूंजी अथवा बाजार आदि उद्योगों की स्थिति निर्धारित करते हैं। वर्तमान में उद्योगों को बाजार में या बाजार के निकट स्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और बाजार ये निश्चित करता है कि किस प्रकार के कपड़े का उत्पादन होना चाहिए। तैयार माल के बाजार में अत्यधिक भिन्नता मिलती है, अतएव तैयार माल को बेचने के दृष्टिकोण से मिलों को बाजार के निकट स्थापित करना महत्वपूर्ण है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुंबई और अहमदाबाद में पहली मिल की स्थापना के पश्चात सूती वस्त्र उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ। मिलों की संख्या आकस्मिक रूप से बढ़ गई। स्वदेशी आंदोलन ने उद्योगों को प्रमुख रूप से प्रोत्साहित किया, क्योंकि समझ बात है उस टाइम जो है क्या चाह रहे थे कि भारत के कपड़े पहने तो कहाँ से बनेंगे, वो भारत में बने हुए। क्योंकि ब्रिटेन के बने सामानों का बहिष्कार कर बदले में भारतीय सामानों को उपयोग में लाने का आह्वान किया गया। 1921 के बाद रेल मार्गों के विकास के साथ ही दूसरी सूती वस्त्र केंद्रों का तेजी से विस्तार हुआ। दक्षिण भारत में कोयम्बटूर, मदुरई और बेंगलोर में मिलों की स्थापना की गई। मध्य भारत में नागपुर, इंदौर के अतिरिक्त सोलापुर और वडोदरा सूती वस्त्र केंद्र बन गए। कानपुर में स्थानिक निवेश के आधार पर सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई और अभी भी है, ये चीज़ याद रखना। पतन की सुविधा के कारण कोलकाता में भी मिलें स्थापित की गई। जल विद्युत शक्ति के विकास से कपास उत्पादक क्षेत्रों से दूर सूती वस्त्र मिलों की अवस्थिति में भी सहयोग मिला। तमिलनाडु में उद्योग के तेजी से विकास का कारण मिलों के लिए प्रचुर मात्रा में जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता है। उज्जैन, भरूच, आगरा, हाथरस, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली आदि केंद्रों में कम श्रम लागत के कारण कपास उत्पादक क्षेत्र से उनके दूर होते हुए भी उद्योगों की स्थापना की गई। इस प्रकार भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में जहाँ एक या एक से अधिक अनुकूल औस्थितिक कारक विद्वान थे, सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए। इस प्रकार कच्चे माल के स्थान पर बाजार अथवा सस्ते स्थानिक श्रमिक या विद्युत शक्ति की उपलब्धता अधिक महत्वपूर्ण हो गई। वर्तमान में अहमदाबाद, भिवाड़ी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर और उज्जैन सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र हैं। ये सभी केंद्र परंपरागत केंद्र और कपास उत्पादक क्षेत्रों के निकट स्थित है। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु अग्रणी कपास उत्पादक राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब दूसरी महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादक है। तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक मिलें और उनमें से अधिकांश कपड़ा न बनाकर सूत का उत्पादन करती है। कोयम्बटूर, जहाँ तमिलनाडु के लगभग आधे से अधिक मिलों के अवस्थित होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभरा है। चेन्नई, मदुरई, तिरुनेलवेली, तूतीकोरन, याद करो प्राचीन टाइम में पोर्ट था। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी।
तंजावर, रामानाथपुरम और सेलम दूसरे महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कर्नाटक में सूती वस्त्र उद्योग का विकास राज्य के उत्तरी पूर्वी भागों में कपास उत्पादक क्षेत्रों में हुआ, जहाँ देवनागरी, हुबली, बल्लारी, मैसूर और बेंगलोर महत्वपूर्ण केंद्र है। सूती वस्त्र उद्योग कपास उत्पादक तेलंगाना प्रदेश में स्थित है। वहाँ अधिकांश कताई मिलें हैं जो सूत का उत्पादन करती है। हैदराबाद, सिकंदराबाद और वारंगल महत्वपूर्ण केंद्र है। उत्तर प्रदेश में कानपुर सबसे बड़ा केंद्र है। मोदीनगर, हाथरस, सहारनपुर, आगरा और लखनऊ कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में सूती मिलें हुगली प्रदेश में स्थित है। हावड़ा, श्रीरामपुर, कोलकाता और श्यामनगर महत्वपूर्ण केंद्र हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 सूती कपड़ों के उत्पादन में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। सूती कपड़ों को सिंथेटिक कपड़ों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की कौन कौन सी अन्य समस्याएं हैं? अब देखो है ना, ये जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया है। इनके बारे में यूपीएससी ने देखो लोहे के बारे में पूछा है, सूती वस्त्र के बारे में पूछा, चीनी उद्योग के बारे में भी पूछा है। तो ये चीज़ याद रखना, जो दिया है उनके सबके बारे में मेंस में क्वेश्चन बन चुका है और आगे और पॉसिबिलिटी रहेगी। चीनी उद्योग देश का दूसरे सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग। भारत विश्व में गन्ना और चीनी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व में कुल चीनी उत्पादन का लगभग 8% उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त गन्ने से खांड, सारी और गुड़ भी तैयार किए जाते हैं। ये उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और एक बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। कच्चे माल की मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। आधुनिक आधार पर उद्योगों का विकास 1903 में प्रारंभ हुआ, जब बिहार में एक चीनी मिल की स्थापना की गई। इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के दूसरे भागों में चीनी मिलें खोली गई। 1950 से 51 और 139 कारखाने प्रचालन में थे। 2010-11 में चीनी मिलों की संख्या बढ़कर 662 हो गई। उद्योगों की अवस्थिति। गन्ना एक भार ह्रास वाली फसल है। चीनी और गन्ने का अनुपात 9 से 12% के बीच होता है, जो इसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। खेतों में काटकर एकत्रित करने से लेकर ढुलाई करने की अवधि तक इसमें सुक्रोज की मात्रा सूखती रहती है। यही कारण है कि है ना, जहाँ काटा जाता है वहीं पे पास में होना चाहिए, नहीं तो अगर बहुत दूर तक इसको ट्रेवल करवाओगे सूख जाएगा। गन्ने के खेत को काटने के 24 घंटे के अंदर ही पेरा जाए तो अधिक चीनी की मात्रा प्राप्त होती है। अतः इस प्रदेश के अधिकांश कारखाने गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट स्थित है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य के रूप में विकसित हुआ है और देश में कुल चीनी उत्पादन के 1/3 से अधिक भाग का उत्पादन करता है। राज्य में 119 चीनी मिलें हैं, जो एक सक्रिय पट्टी के रूप में उत्तर में मनमाड़ से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक विस्तृत है। इनमें से 87 मिलें सहकारी सेक्टर में। एक यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर क्यों ये चीनी उद्योग विकसित हो रहा है। तो एक कारण तो ये भी है कि देखो यहाँ की जो जलवायु है ना, जैसे मान लो गर्मियाँ बहुत खतरनाक होती है तो उसमें सूख जाता है, उसकी सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। वहाँ जलवायु हमेशा एक जैसी रहती है। दूसरा कारण है कि यहाँ पे सहकारी सेक्टर में बहुत अच्छे से विकास हुआ, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये 3-4 फैक्टर थे, अगर वो लिख दे तो आपका 10 में से आराम से 4-5 नंबर मिल जाते हैं। अरे क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने मेंस में। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। चीनी उद्योग 2 पेटियाँ गंगा यमुना दोआब और तराई प्रदेश में केंद्रित है। गंगा यमुना दोआब में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और बुलंदशहर मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं, जबकि तराई प्रदेश के मुख्य चीनी उत्पादक जिले लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बहराइच है। तमिलनाडु में चीनी मिलें कोयम्बटूर, वलोई, तिरुवन्नमलाई, विल्लुपुरम और तिरुचिरापल्ली जिलों में स्थित है। कर्नाटक में बेलगांव, बेल्लारी, मांड्या, शिवमोगा, विजयपुर और चित्रदुर्ग मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं। यहाँ चीनी उद्योग आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम और तेलंगाना के निजामाबाद जिले और मेडक जिले में विस्तृत है। बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात अन्य चीनी उत्पादक राज्य हैं। बिहार में सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, दरभंगा और गया मुख्य गन्ना उत्पादक जिले हैं। पंजाब का सापेक्षिक महत्व कम हो गया है, यद्यपि गुरदासपुर, जालंधर, संगरूर, पटियाला, अमृतसर अब भी प्रमुख चीनी उत्पादक है। हरियाणा में चीनी मिलें यमुनानगर, रोहतक, हिसार और फरीदाबाद जिलों में स्थित है। गुजरात में चीनी उद्योग तुलनात्मक रूप से नया है। यहाँ चीनी मिलें सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, वालसद और भावनगर जिलों के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में स्थित है। पेट्रो रसायन उद्योग है ना, ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। वर्ग भारत में तेजी से विकसित हो रहा है। उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत कई प्रकार के उत्पाद आते हैं। 1960 में जैव रसायनों की मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि इसका पूरा करना कठिन हो गया है। उस समय पेट्रोल परिशोधन उद्योग को तेजी से विस्तार हुआ। अपरिष्कृत पेट्रोल से कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती है, जो अनेक नए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। इन्हें सामूहिक रूप से पेट्रो रासायनिक उद्योग के नाम से जाना जाता है। उद्योग के इस वर्ग को 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है: पॉलीमर, कृत्रिम रेशे, एलेस्ट्रोमर्स, प्रष्टि संक्रियक।
मुंबई सेल रसायन उद्योगों का केंद्र है। पटाखों के उद्योग औरिया उत्तर प्रदेश, जामनगर, गांधीनगर और हजीरा गुजरात, नागोथाने रत्नागिरी महाराष्ट्र, हल्दिया पश्चिम बंगाल और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भी स्थित है। रासायनिक और पेट्रो रासायनिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पेट्रो रसायन सेक्टर के अंतर्गत 3 संस्थाएं कार्य कर रही है। पहले भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड सार्वजनिक सेक्टर में आती है। यह विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायनों जैसे पॉलीमर, रेसो और रेसो से बने संक्रियक का निर्माण और वितरण करती है। दूसरा पेट्रो फिलिस कोऑपरेटिव लिमिटेड है, जो भारत सरकार और बुनकरों की सहकारी संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है। यह पॉलिस्टर, तंतु, संतु और नायलॉन चिप्स का उत्पादन गुजरात स्थित वडोदरा और नलधारी संयंत्रों में करता है। तीसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जो पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करता है। सार्वजनिक सेक्टर में 1961 में स्थापित द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड नेफ्ता पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग था। इसके बाद अन्य कई कंपनियां बनी। मुंबई, बरौनी, मैटूर, पिंपरी और रिसरा में स्थित संयंत्र प्लास्टिक की वस्तुओं के मुख्य उत्पादक हैं। लगभग 75% इकाइयाँ लघु पैमाने के सेक्टर में हैं। यह उद्योग पुनः चक्रित प्लास्टिक का उपयोग भी करता है, जो पूरे उत्पादन का लगभग 30% है। संश्लेषित तंतु का अपने मजबूती, टिकाऊपन, प्रसालनता, धोने पर न सूखने गुणों के कारण इसका व्यापक रूप से प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। नायलॉन तथा पॉलिस्टर धागा बनाने के लिए संयंत्र कोटा, पिपरी, मुंबई, मोदीनगर, पुणे, उज्जैन, नागपुर और उधना में लगाए गए हैं। कोटा और वडोदरा में एक्रिलिक कपड़े बनाए जाते हैं। यद्यपि प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन के उपयोग के लिए एक अपरिवर्तनीय वस्तु बन चुकी है और हमारे रहन सहन की पद्धति को प्रभावित करती है, परंतु जैव निम्नीकरण का गुण न होने के कारण यह हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। इसलिए भारत के विभिन्न राज्यों में प्लास्टिक के उपयोग का हतोत्साहित किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक किस प्रकार हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है? ज्ञान आधारित उद्योग, जिसमें आपका बीपीओ ये सब आता है, आईटी सेक्टर सब आएगा इसमें। अवगमन प्रौद्योगिकी उन्नति ने देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण की नई नई संभावनाएं उत्पन्न कर दी है। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से विकसित हुए सेक्टरों में से एक है। सॉफ्टवेयर उद्योग इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उत्पादन से आगे बढ़ गया है। भारतीय सरकार ने देश में अनेक सॉफ्टवेयर पार्क्स बनाए हैं, जिसमें बेंगलोर ये सब सारी चीज़ें आएगी। भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग को उत्तम उत्पाद उपलब्ध कराने में असाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है। बड़ी संख्या में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। अवगमन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के या तो सॉफ्टवेयर विकास केंद्र अथवा अनुसंधान विकास केंद्र भारत में है। इस विकास का मुख्य प्रभाव रोजगार के अवसर सृजन पर पड़ा, जो प्रतिवर्ष 2 गुना हो गया है। भारत में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण और औद्योगिक विकास, औद्योगिक एलपीजी रिफॉर्म वाली बात हो गई। नई औद्योगिक नीति घोषणा 1991 में की गई थी। इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे, अब क्या देखना मेंस में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मनमोहन सिंह की भी डेथ हुई है, तो उसका सबसे बड़ा योगदान क्या था? एलपीजी में था। तो ये चीज़ यार क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहेगी मेंस में, पीटी में भी। अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना, इसमें विकृति अथवा कमियों को दूर करना, उत्पादकता और लाभकारी रोजगार में सपोषित वृद्धि को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्राप्त करना। इस नीति के अंतर्गत किए गए उपाय हैं: औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन, विदेशी तकनीकों का निःशुल्क प्रवेश, विदेश निवेश नीति, पूंजी बाजार में अभिगम्यता, खुला व्यापार, प्रावस्थबद्ध निर्माण कार्यक्रम का उन्मूलन, औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण। नीति के 3 मुख्य लक्ष्य थे: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था वस्तुतः सुरक्षा, सामरिक अथवा पर्यावरणीय सरोकारों से संबंधित केवल 6 उद्योगों को छोड़कर से सभी उद्योगों के लिए समाप्त कर दी गई है। साथ ही 1956 से सार्वजनिक सेक्टर के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 4 रह गई है। परमाणु शक्ति से संबंधित उद्योग परमाणु शक्ति विभाग की सूची में विनिर्दिष्ट पदार्थ तथा रेलवे सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत बने रहे। सरकार ने सार्वजनिक उद्योगों के शहरों में कुछ भाग वित्तीय संस्थाओं, सामान्य जनता और कामगारों को देने का निश्चय किया। संपत्ति दहली की सीमा समाप्त कर दी गई है और बिना लाइसेंस सेक्टर में पूंजी लगाने के लिए किसी भी उद्योग की पूर्व सहमति लेने की आवश्यकता नहीं रह गई है। उन्हें केवल निर्धारित आरोप में दिए गए विवरण पत्र जमा करने की आवश्यकता होती है। नई औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास को ऊंचा स्तर प्राप्त करने के लिए सीधा निवेश एफडीआई यूपीएससी फेवरेट है, याद रखना, घरेलू निवेश के पूरक के रूप में देखा गया है। एफडीआई घरेलू निवेश तथा उपभोक्ताओं को, जिसे तकनीकी उन्नयन, वैश्विक प्रबंध कुशलता और व्यवहारिकता का अभिगमन, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग आदि के प्रावधान द्वारा लाभ प्रदान करता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विदेशी निवेश का उदारीकरण हुआ है तथा सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वचालित मार्ग तक पहुँच की सहमति दे दी है।
सरकार ने औद्योगिक स्थिति संबंधी नीतियों में भी परिवर्तन की घोषणा की है। पर्यावरणीय कारणों से बड़े शहरों या उनके निकट उद्योगों की स्थिति को हतोत्साहित किया गया है। औद्योगिक नीति में उदारता घरेलू और बहुराष्ट्रीय दोनों व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दिखाई गई है। नए सेक्टर जैसे खनन, दूरसंचार, राजमार्ग निर्माण और व्यवस्था की व्यक्तिगत कंपनियों के लिए पूरा खोल दिया गया है। इन सभी छूटों के बाद भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आशाओं का अनुकूल नहीं था। स्वीकृत और वास्तविक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में बहुत अंतर था। यद्यपि विदेशी सहयोग की संख्या बढ़ रही है, इस निवेश का एक बड़ा भाग घरेलू उपकरणों, वित्त सेवा, इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरण और खाद्य और दुग्ध उत्पादकों में लगाया जा चुका है। वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। ये डेफिनेशन हो गया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सामान और पूंजी सहित सेवाएं, श्रम और संसाधन एक देश से दूसरे देश को स्वतंत्रता पूर्वक पहुंचाए जा सकते हैं। घरेलू और ये रखना कुछ टेक्नोलॉजी पार्क है, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन बना है, उसमें आप छाप सकते हो। बाह्य प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार प्रक्रिया के व्यापक उपयोग और विदेशी निवेशकों, तकनीकी पूर्तिकारों के साथ प्रभावी संबंध को सुसाध्य बनाकर वैश्वीकरण को आगे बढ़ाना है। भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ है भारत में आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को पूंजी निवेश की सुविधा उपलब्ध कराकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना। भारत में अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों और बाधाओं को खत्म करना। भारतीय कंपनियों को देश में विदेशी कंपनियों के सहयोग से उद्योग खोलने की अनुमति प्रदान करना और उनके सहयोग से विदेशों में साझा उद्योग स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करना। पहले शुल्क दर के मात्रात्मक प्रतिबंधों में कमी लाकर बड़ी मात्रा में आयात उदारता कार्यक्रम को कार्यान्वयन करना और तब आयात करों के स्तर को ध्यान में रखते हुए इसे नीचे लाना। निर्यात प्रोत्साहन के एक वर्ग के बजाय निर्यात को बढ़ाने के लिए विनिमय दर व्यवस्था को चुनना। भारत के औद्योगिक प्रदेश। देश में उद्योगों का वितरण समरूप नहीं है। उद्योग कुछ अनुकूल अवस्थिति कारकों में कुछ निश्चित स्थानों पर केंद्रित हो जाते हैं। उद्योगों के समूह को पहचानने के लिए कई सूचकांकों का उपयोग किया जाता है, जिनमें प्रमुख है औद्योगिक इकाइयों की संख्या, औद्योगिक कार्मिकों की संख्या, औद्योगिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली प्रयुक्त शक्ति की मात्रा और कुल औद्योगिक निर्गत आउटपुट कितना है, उत्पादन प्रक्रिया, जनमूल्य आदि। देश के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश का सविस्तार दिया गया है। यहाँ पे देखो औद्योगिक प्रदेश और जिले। मुख्य औद्योगिक प्रदेश 8 है। मुंबई पुणे प्रदेश, हुगली प्रदेश बंगाल में, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, गुजरात, छोटा नागपुर प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ और कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। लघु औद्योगिक प्रदेश कौन से आएंगे? अंबाला अमृतसर में, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर बिजनौर, इंदौर, देवास उज्जैन, जयपुर अजमेर, कोल्हापुर दक्षिणी कन्नड़, उत्तरी मालाबार, मध्य मालाबार, आदिलाबाद, निजामाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, भोजपुर, मुंगेर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, ब्रह्मपुत्र घाटी। औद्योगिक जिले कानपुर, हैदराबाद, आगरा, नागपुर, ग्वालियर, भोपाल, लखनऊ, जलपाईगुड़ी, कटक, गोरखपुर, अलीगढ़, कोटा, पूर्णिया, जबलपुर, बरेली। पीटी में कोई जरूरी पर मेंस के लिए पूछा जा सकता है, मतलब याद रहेगा तो थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन को डील कर पाओगे। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। यह मुंबई थाने से पुणे तक नासिक और सोलापुर जिलों के संसदीय क्षेत्र तक विस्तृत है। इसके अतिरिक्त रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिलों में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ। इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। मुंबई में कपास के पृष्ठ प्रदेश में स्थित होने और नम जलवायु के कारण मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। 1869 में सुएज नहर के खुलने के कारण मुंबई पत्तन के विकास को प्रोत्साहन मिला। इस पत्तन के द्वारा मशीनों का आयात किया जाता था। इस उद्योग की आवश्यकता पूर्ति के लिए पश्चिमी घाट प्रदेश में जल विद्युत शक्ति का विकास किया गया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश जो अपन उसमें देखे वही है। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के साथ रासायनिक उद्योग भी विकसित हुए। मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना ने इस प्रदेश को अतिरिक्त बल प्रदान किया। इसके अतिरिक्त अभियांत्रिक वस्तुएं, पेट्रोलियम परिशोधन, पेट्रो रासायनिक, चमड़ा, संश्लिष्ट और प्लास्टिक वस्तुएं, दवाइयाँ। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि मुंबई क्यों है मतलब इसके लिए फेमस। तो इसका कारण ये भी है कि वहाँ पे देखो पोर्ट वोर्ट है, अब ये सारी चीज़ें भी रहेगी वहाँ पे। उर्वरक, विद्युत वस्तुएं, जलयान निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, परिवहन उपकरण और खाद्य उद्योगों का भी विकास हुआ है। मुंबई, कोलाबा, कल्याण, ठाणे, ट्रॉम्बे, पुणे, पिंपरी, नासिक, मनमाड, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, सतारा और सांगली महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ यह प्रदेश उत्तर में बांसबेरिया से दक्षिण में बिड़ला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर में फैला है।
उद्योगों का विकास पश्चिमी मेदिनीपुर में भी हुआ। कोलकाता हावड़ा इस औद्योगिक प्रदेश के केंद्र है। इसके विकास में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने अत्यधिक योगदान दिए है। इसका विकास हुगली नदी पर पतन बनने के बाद से प्रारंभ हुआ। देश में कोलकाता एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। इसके बाद कोलकाता भीतरी भागों से रेलमार्ग और सड़क मार्ग द्वारा जोड़ दिया गया। असम और पश्चिम बंगाल की उत्तरी पहाड़ियों में चाय बागानों के विकास, उससे पहले के नील का परिष्करण और बाद में जूट संसाधनों ने दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्रों और छोटा नागपुर पठार के लोहे के निष्पेषों के साथ मिलकर इस प्रदेश के औद्योगिक विकास में सहयोग प्रदान किया है। बिहार के घने बसे भागों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा से उपलब्ध सस्ते श्रम ने भी इस प्रदेश के विकास में योगदान दिया है। कोलकाता ने अंग्रेजी ब्रिटिश भारत की राजधानी होने के कारण ब्रिटिश पूंजी को भी आकर्षित किया है। अब देखिए मेन जो है इसके बारे में जैसे क्वेश्चन आएगा तो अब इतना नहीं लिखना होगा, परंतु आपको ये देखिए औद्योगिक प्रदेश है तो भाई थोड़ा वो डायग्राम दिखा दो और फिर एक एक लाइन आप इनके बारे में बता सकते भाई इसके कारण यहाँ पे नदी था, यहाँ पे ये क्षेत्र है, कोयला पाया जाता है, बस। यानी क्वेश्चन पूछा ये चीज़ याद रखना। 1825 में रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना ने इस प्रदेश के आधुनिक औद्योगिक संवहन के युग को प्रारंभ किया। अब देखो यहाँ ये पता है कि यहाँ पे जूट मिल है, तो एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था 2011-12 में, तो इससे अगर देखो थोड़ा बहुत आइडिया रहता है ना, पढ़ा हुआ भी एनसीईआरटी का 2-3 बार भी पढ़ लोगे ना, क्वेश्चन टैकल कर लोगे आप लोग। अब मैं फिर बता दूँ, देखिए यूपीएससी डायरेक्ट हिट नहीं करता। हाँ, कुछ चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लोगे, पर कुछ चीज़ें ना कॉमन सेंस से होती है कि जैसे आपने ये कुछ चीज़ें पढ़ी, यहाँ चीज़ पढ़ा, तो कॉमन सेंस लगा के उस क्वेश्चन को हिट कर सकते हो। जूट उद्योग का मुख्य केंद्रीकरण हावड़ा और भट्टापारा में है। 1947 में देश के विभाजन ने इस औद्योगिक प्रदेश को बुरी तरह से प्रभावित किया। जूट उद्योग के साथ सूती वस्त्र उद्योग भी पनपा। कागज, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल मशीनों, विद्युत, रासायनिक, औषधीय, उर्वरक और पेट्रो रासायनिक उद्योगों का भी विस्तार हुआ है। कौन नगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना और चित्तरंजन में डीजल कंपनी इंजन का कारखाना इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ है। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, सीरमपुर, रिसरा, शिवपुर, नेहाटी, गुरिया, काकीनाडा, श्यामनगर, टीटागढ़, सौदेपुर, बजबज, बिड़ला नगर है, बांसबेरिया, बेलूगिरी है, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर आदि है। फिर भी इस प्रदेश के औद्योगिक विकास में दूसरे प्रदेशों की तुलना में कमी आई है। जूट उद्योग की अवनति इसका एक कारण है। बेंगलोर चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, यह प्रदेश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अत्यधिक तीव्रता से औद्योगिक विकास का साक्षी है। 1960 तक उद्योग केवल बेंगलुरु, सेलम और मदुरई तक जिलों तक सीमित थे, लेकिन अब वे तमिलनाडु के विल्लुपुरम को छोड़कर लगभग सभी जिलों में फैल चुके हैं। कोयला क्षेत्रों से दूर होने के कारण इस प्रदेश का विकास पाईकारा जल विद्युत संयंत्र पर निर्भर करता है, जो 1932 में बनाए गए। कपास उत्पादक क्षेत्र होने के कारण सूती वस्त्र उद्योगों ने सबसे पहले पैर जमाए। सूती मिलों के साथ ही करघा उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ। अनेक भारी अभियांत्रिक उद्योग बेंगलुरु में एकत्रित हुए। वायुयान, HAL, मशीन उपकरण, टेलीफोन और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ है। टेक्सटाइल, रेल के डब्बे, डीजल इंजन, रेडियो, हल्की अभियांत्रिक वस्तुएं, रबर का सामान, दवाई, एल्यूमीनियम, शक्कर, सीमेंट, ग्लास, कागज, रसायन, फिल्म, सिगरेट, माचिस, चमड़े का सामान आदि महत्वपूर्ण उद्योग है। चेन्नई में पेट्रोलियम परिशोधनशाला, सेलम में लोहा इस्पात संयंत्र और उर्वरक संयंत्र का अभिनव विकास है। फिल्म इंडस्ट्री भी है, याद रखना यहाँ पे। गुजरात औद्योगिक प्रदेश, इस प्रदेश का केंद्र अहमदाबाद और वडोदरा के बीच है, लेकिन यह प्रदेश दक्षिण में वलसाड और सूरत तक और पश्चिम में जामनगर तक फैला हुआ। इस प्रदेश का विकास 1860 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से संबंधित है। यह प्रदेश एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र बन गया। कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस प्रदेश के कच्चे माल और बाजार दोनों का ही लाभ मिला। तेल क्षेत्रों की खोज से पेट्रो रासायनिक उद्योगों की स्थापना अंकलेश्वर, वडोदरा और जामनगर के चारों ओर हुई। कांडला पतन ने इस प्रदेश के तीव्र विकास में सहयोग दिया। ध्यान रखना, गुजरात में है कांडला पतन। कोयली में पेट्रोलियम परिशोधनशाला ने अनेक पेट्रो रासायनिक उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया। औद्योगिक संरचना में अब विविधता आ चुकी है। कपड़ा, सूती, सिल्क और कृत्रिम कपड़े और पेट्रो रासायनिक उद्योगों के अतिरिक्त अन्य उद्योग भारी और आधा रासायनिक। ये किसका माइक ऑन है वो बंद करो अपनी तरफ से। मोटा ट्रैक्टर, डीजल इंजन, टेक्सटाइल मशीनें, इंजीनियरिंग, औषधि, रंग रोगन, कीटनाशक, चीनी, दुग्ध उत्पादक और खाद्य प्रक्रमण है। अब देखो दूध उत्पादक तो मतलब अमूल विकसित हुआ गुजरात में। अभी हाल ही में सबसे बड़ी पेट्रोलियम परिशोधनशाला जामनगर में स्थापित की गई है। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, कोयली, आनंद, खेरा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, सूरत और वलसाड और जामनगर है। छोटा नागपुर प्रदेश, अब जो सारे जो खनिज है यहीं पाए जाते हैं।
स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे औद्योगिक प्रदेश बने गए। ये प्रदेश झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में फैला है। ये भारी धातु उद्योगों के लिए जाना जाता है। यह प्रदेश अपने विकास के लिए दामोदर घाटी में कोयला और झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में धात्विक और अधात्विक खनिजों की खोज का ऋणी है। कोयला, लौह अयस्क और दूसरे खनिजों की निकटता इस प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना को सुसाध्य बनाती है। इस प्रदेश में 6 बड़े एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर, बरनपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला में स्थापित है। ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसमें और जल विद्युत शक्ति संयंत्रों का निर्माण दामोदर घाटी में किया गया है। प्रदेश के चारों ओर घने बसे प्रदेशों में सस्ता श्रम प्राप्त होता है और हुगली प्रदेश अपने उद्योगों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है। भारी इंजीनियरिंग, मशीन, औजार, उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल इंजन और भारी विद्युत उद्योग इस प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं। रांची, धनबाद, चेबाद, सिंदरी, हजीराबाद, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल और डालमिया नगर महत्वपूर्ण केंद्र है। विशाखापट्टनम, गुंटूर प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम जिले से लेकर दक्षिण में कुरुनूलु और प्रकाशम जिलों तक फैला है। इस प्रदेश का औद्योगिक विकास विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम पत्तनों और इसके भीतरी भागों में विकसित कृषि तथा खनिजों के बड़े संचित भंडार पर निर्भर है। गोदावरी बेसिन के कोयला क्षेत्र इसे ऊर्जा प्रदान करते हैं। जलयान निर्माण उद्योग का प्रारंभ 1941 में विशाखापट्टनम में हुआ था। आयातित पेट्रोल पर आधारित पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं ने कई पेट्रो रासायनिक उद्योगों की वृद्धि को सुगम बनाया। शक्कर, वस्त्र, जूट, कागज, उर्वरक, सीमेंट, एल्युमिनियम और हल्की इंजीनियरिंग इस प्रदेश के मुख्य उद्योग है। गुंटूर जिले में एक सीसा जिंक प्रगलक कार्य कर रहा है। विशाखापट्टनम में लोहा इस्पात संयंत्र बेलाडीला लोहे का प्रयोग करते हैं। बेलाडीला पहाड़ियाँ भी एक चीज़ याद रखना है। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंदरी, गुंटूरू, एल्लूरी और कर्नूल महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ प्रदेश। इस प्रदेश में स्थित उद्योग में पहले कुछ समय से ही बड़ा तीव्र विकास दिखाई देता है। खनिज और विद्युत शक्ति संसाधनों से बहुत दूर स्थित होने के कारण यहाँ उद्योग छोटे और बाजार अभिमुखी है। इलेक्ट्रॉनिक, हल्की इंजीनियरिंग और विद्युत उपकरण इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग है। इसके अतिरिक्त यहाँ सूती, ऊनी और कृत्रिम रेशा वस्त्र, हौजरी, शक्कर, सीमेंट, मशीन उपकरण, ट्रैक्टर, साइकिल, कृषि उपकरण, रासायनिक पदार्थ और वनस्पति घी उद्योग है, जो कि बड़े स्तर पर विकसित हुए हैं। सॉफ्टवेयर उद्योग एक नई वृद्धि है। दक्षिण में आगरा मथुरा उद्योग क्षेत्र है, जहाँ मुख्य रूप से शीशे और चमड़े का सामान बनता है। मथुरा तेल परिशोधन कारखाना पेट्रो रासायनिक पदार्थों का संकुल है। प्रमुख औद्योगिक केंद्र में गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अम्बाला, आगरा और मथुरा का नाम लिया जा सकता है। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलवाई, एर्नाकुलम और अल्लापुझा जिलों में फैला हुआ है। बागान, कृषि और जल विद्युत इस प्रदेश का औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं। देश की खनिज पट्टी से बहुत दूर स्थित होने के कारण कृषि उत्पाद प्रक्रमण और बाजार अभिविन्यास हल्के उद्योगों की इस प्रदेश पर से अधिकता है। इनमें से सूती वस्त्र उद्योग, चीनी, रबड़, माचिस, शीशा, रासायनिक उर्वरक और मछली आधारित उद्योग महत्वपूर्ण है। खाद्य प्रक्रमण, कागज, नारियल रेशा उत्पादक, एल्युमिनियम और सीमेंट उद्योग भी महत्वपूर्ण है। कोच्चि में पेट्रोलियम परिशोधनशाला की स्थापना ने इस प्रदेश के उद्योगों के एक नया विस्तार प्रदान किए हैं। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, उल्वा, कोच्चि, अल्लापुझा और पुनालुरु महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, और याद रखना कि थोड़ा बहुत पढ़ के रखोगे तो पीटी के क्वेश्चन भी टैकल कर लोगे। तो पढ़ना तो चाहिए पूरा अच्छे तरीके से। एक बार देख लेते कितना बड़ा है चैप्टर, नहीं तो टाइम लगेगा फिर इसमें। छोटा इसको कर लेते हैं, फिर 2 चैप्टर बचेंगे वो कल कंप्लीट कर लेंगे। भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पहुंचने विकास। नगीना तो मुझे बोल रही थी ना वो कहाँ पे है, ये प्लानिंग वाला देखो ये रहा। अगर GS 3 का तुम देखोगे पहला जो टॉपिक है प्लानिंग वाला। नियोजन शब्द आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों का एक अंग है। आपने इस शब्द का प्रयोग अपनी परीक्षा अथवा किसी पर्वतीय स्थल पर जाने के लिए की गई तैयारी के संदर्भ में किया होगा। इसमें सोच विचार की प्रक्रिया, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन सम्मिलित है। यद्यपि एक शब्द व्यापक है, परंतु इस अध्याय में इसका प्रयोग आर्थिक विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में किया गया है। अतः उस तीर और तुक्का विधि से भिन्न है जिसमें सुधार और पुनर्निर्माण का कार्य किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया है, लेकिन धीरे धीरे विकेंद्रीकृत बहुस्तरीय योजनाओं की ओर कदम बढ़ाए गए। केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर पर योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी, परंतु 1 जनवरी 2015 की योजना के स्थान नीति आयोग ने ले लिया। यूपीएससी ने पीटी में क्वेश्चन पूछा भी था पीटी में।
अब कौन आया है? ये तो कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा था पीटी में। केंद्र तथा राज्य सरकार को युक्तिगत तथा तकनीकी सलाह देने के लिए भारत के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीति आयोग को स्थापित किया गया है। सामान्य नियोजन के दो उपगमन होते हैं, खंडीय सेक्टरल नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन का अर्थ है अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक संरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उनको लागू करना। किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित हुए हैं तो कुछ पिछड़े हुए हैं। विकास का यह असमान प्रतिरूप सुनिश्चित करता है कि नियोजक एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य अपनाएं तथा विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजना बनाएं। इस प्रकार के नियोजन को प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंस के लिए। GS 3 का टॉपिक देखो, टॉपिक नंबर 1 है ये। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में नियोजन प्रक्रम को विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर आधारित होता है, लेकिन कभी कभी संसाधनों से भरपूर क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं। आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीकी और निवेश की आवश्यकता होती है। लगभग 1.5 दशक के नियोजन अनुभवों से यह महसूस किया गया है कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन प्रबलित हो रहा था। क्षेत्र में सामाजिक विषमता को प्रबलता को काबू में रखने के क्रम में योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र तथा लक्ष्य समूह योजना उपगमों को प्रस्तुत किया है। लक्ष्य क्षेत्र की ओर इंगित कार्यक्रम के कुछ उदाहरणों में कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये भी यूपीएससी ने पीटी में क्वेश्चन पूछा। सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। इसके साथ लघु कृषक विकास संस्था, सीमांत किसान विकास संस्था आदि कुछ लक्ष्य समूह कार्यक्रम के उदाहरण हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र तथा उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातियों, पिछड़े क्षेत्र में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले, वर्तमान उत्तराखंड, मिक्री पहाड़ी, असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु की नीलगिरी आदि को मिलाकर कुल 15 जिलों में शामिल है। 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उपयोजना लागू नहीं है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए सुझाव दिया है। सभी लोग लाभान्वित हो, केवल प्रभावशाली व्यक्ति नहीं। स्थानीय संसाधनों और प्रतिभा का विकास हो, जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था पर निवेश उन्मुखी बनाया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मेंस के लिए। अतः अंतर प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो, पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना, पारिस्थितिकी के संतुलन बनाए रखना, पहाड़ी क्षेत्र के विकास की विस्तृत योजनाएं इनके स्थलाकृतिक, पारिस्थितिकी, सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का विकास, रोपण, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी, लघु तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास करने के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग। हाँ बोलो। मम्मी का पैन कार्ड नहीं मिल रहा तो उसको नो कर दें क्या? अरे हाँ नो कर दो, क्या दिक्कत है। मम्मी का इनिशियली डालना उसमें। ठीक। सूखा संभाजी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को शुरुआत 4वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। इसका उद्देश्य सूखा संभाजी क्षेत्र में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसके कार्य क्षेत्रों और विस्तृत किया गया। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया जिनमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, परंतु बाद में इसमें सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रमों, वनीकरण, चारागाह विकास और आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना जैसे विद्युत, सड़कों, बाजार, ऋण सुविधा और सेवाओं पर भी जोर दिया गया। पिछड़े क्षेत्रों के विकास की राष्ट्रीय समिति ने इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की, जिसमें यह पाया गया कि यह कार्यक्रम मुख्यतः कृषि तथा इससे संबंधित सेक्टरों के विकास तक ही सीमित है और पर्यावरणीय संतुलन पुनः स्थापन पर इसमें विशेष बल दिया गया हो। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग कृषि के लिए सीमांत भूमि का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं, जिससे पारिस्थितिकी निम्नीकरण हो रहा है। अतः सूखा संभाजी क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है।
इन क्षेत्रों का विकास करने की अन्य रणनीतियों में सूक्ष्म स्तर पर समन्वित जल संबंध विकास कार्यक्रम अपनाना शामिल है। सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधों, मानव तथा पशु जनसंख्या के बीच पारिस्थितिकी के संतुलन पुनर्स्थापन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिलों, पूर्ण या आंशिक की पहचान सूखा संभावित जिलों के रूप में की गई। 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया। भारत में सूखा संभावित क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार और तमिलनाडु की कुछ भूमि तथा आंतरिक भाग के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में फैले हुए हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्र सिंचाई के प्रसार के कारण सूखे से बच जाते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आ गई है वहाँ पे। केस स्टडी दिया हुआ है। भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें भरमौर और होली शामिल है। यह 21 नवंबर 1975 में अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गद्दी जनजातीय समुदाय का आवास है। ये चीज याद रखना। इस समुदाय की हिमालय क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान है, क्योंकि गद्दी लोग ऋतु प्रवास करते तथा गद्दियाली भाषा में बात करते हैं। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में जलवायु कठोर है, आधारभूत संसाधन कम है और पर्यावरणीय भंगुर है। इन कारकों ने इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया। 2011 की जनगणना के अनुसार भरमौर उपमंडल की जनसंख्या 39,113 है थी, अर्थात 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह हिमाचल प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। ऐतिहासिक तौर पर गद्दी जनजाति ने भौगोलिक और आर्थिक अलगाव का अनुभव किया है और सामाजिक आर्थिक विकास से वंचित रही है। इनका आर्थिक और आधार मुख्य रूप से कृषि और इससे संबंधित क्रियाएं जैसे भेड़ और बकरी पालन है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया 1970 के दशक में शुरू हुई, जब गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया। 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उपयोजना प्रारंभ की गई। ट्राइबल सब कैटेगरी ऐसे होता है, TSP भी होता है। और भरमौर को हिमाचल प्रदेश में 5 में से एक समन्वित जनजातीय विकास परियोजना ITDP का दर्जा मिला। इस क्षेत्र विकास की योजना का उद्देश्य गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार करना और भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य लोगों के बीच में विकास के स्तर को अंतर को कम करना है। इस योजना के अंतर्गत परिवहन तथा संचार, कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं तथा सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। इस क्षेत्र में जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान विद्यालय, जन स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, सड़कों, संचार और विद्युत के रूप में अवसंरचना विकास है। परंतु होली और खनी क्षेत्र में रावी नदी के साथ बसे गांव अवसंरचना विकास से सबसे अधिक लाभान्वित हुए। तुंदारू, कोगती क्षेत्रों के दूरदराज के गांव अभी भी इस विकास को परिधि से बाहर है। अब देखो, ये केस स्टडी के लिए सही है, पर इसको कोई PT के लिए कोई काम नहीं आएगा। ये चीज़ याद रखना बस। हाँ, वो थोड़ा पता होना चाहिए वो कौन सी जनजाति कहाँ पे है। सीढ़ीदार कृषि है, पारंपरिक विधि द्वारा गेहूं निकालना, प्राथमिक कार्य में संलग्न लोग, वर्गों में आवासीय बस्ती ऐसी है। सीढ़ीदार कृषि जो है ना सर, PYQ में बार आते हैं, कंटूर बाउंडिंग। हाँ, वो होता है। ये देखो, ये क्षेत्र 32 डिग्री 11 मिनट तथा 32 डिग्री 41 उत्तर अक्षांश तथा 76 डिग्री 22 मिनट पूर्व से लेकर 36 डिग्री 53 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यह प्रदेश लगभग 1818 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका अधिकतर भाग समुद्र तल से 1500 मीटर से 3700 मीटर की औसत ऊंचाई के बीच स्थित है। गद्दियों की आवास भूमि कहलाया जाने वाला यह क्षेत्र चारों दिशा में ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में पीर पंजाल तथा दक्षिण में धौलाधर पर्वत श्रेणियाँ हैं। पूर्व में धौलाधर श्रेणी का फैलाव रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल श्रेणी से मिलता है। क्वेश्चन पूछा कि ध्यान देकर, इस क्षेत्र में रावी और उसकी सहायक नदियाँ बुडील और टुंडेन बहती है। इस गहरे महाखंडों का निर्माण करती है। ये नदी इस पहाड़ी के 4 भूखंडों वाली होली, खनी, खूंगती और दुहाड़ में विभाजित करती है। शरद ऋतु में भरमौर में जमा देने वाली कड़ाके सर्द और बर्फ पड़ती है। जनवरी में औसत मासिक तापमान 4 डिग्री सेल्सियस, जुलाई में 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। अभी इतना काम का नहीं है PT के लिए, पर ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बस। जब ये स्पेसिफिक एरिया है वो हिमाचल प्रदेश में एक वो पार्क है, डेजर्ट पार्क ऐसे करके है सर, सबसे बर्फीला हिमाचल प्रदेश में, ये PYQ में है। अच्छा। जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना लागू होने से हुए सामाजिक लाभों में साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई है। लिंग अनुपात में सुधार और बाल विवाह में कमी आई है। इस क्षेत्र में स्त्री साक्षरता दर 1971 में 1.88% बढ़कर 2011 में 65% हो गई। सोचो, स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में अंतर अर्थात साक्षरता में लिंग असमानता भी कम हुई है। गद्दियों की परंपरागत अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह कृषि एवं पशुचारण पर आधारित थी, जिसमें खाद्यान्नों और पशु के उत्पादन पर बल दिया जाता था। परंतु 20वीं शताब्दी अंतिम 3 दशकों के दौरान भरमौर क्षेत्र में
भरमौर क्षेत्र में दालों और अन्य नकदी फसलों की खेती में बढ़ोतरी हुई है, परंतु यहाँ खेती अभी भी परंपरागत तकनीकों से की जाती है। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में पशुचारण के घटते महत्व को इस बात से आंका जा सकता है कि आज कुल पारिवारिक इकाइयों का 10वां भाग ऋतु प्रवास करता है, परंतु गद्दी जनजाति आज भी बहुत गतिशील है, क्योंकि इनकी एक बड़ी संख्या शरद ऋतु में कृषि मजदूरी करके आजीविका कमाने के लिए कांगड़ा और आसपास के क्षेत्र में प्रवास करती है। हिमाचल प्रदेश में है। सतत कौशल विकास जो वेरी इंपॉर्टेंट पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए। साधारणतः विकास शब्द से अभिप्राय समाज विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया से होता है। मानव इतिहास के लंबे अंतराल में समाज और उसके जैविक भौतिक पर्यावरण की निरंतर अंतःक्रियाएं समाज की स्थिति का निर्धारण करती है। मानव और पर्यावरण में अंतःक्रियाएं प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि समाज में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी विकसित की गई है और किस प्रकार की संस्थाओं का पोषण किया गया है। प्रौद्योगिकी और संस्थाओं ने मानव पर्यावरण अंतःक्रिया को गति प्रदान की है। इससे पैदा हुए संवेग ने प्रौद्योगिकी का स्तर ऊंचा उठाया और अनेक संस्थाओं का निर्माण और रूपांतरण किया। अतः विकास एक बहुआयामी संकल्पना है और अर्थव्यवस्था समाज तथा पर्यावरण में सकारात्मक अनुकर्मी परिवर्तन का द्योतक है। विकास की संकल्पना गतिक है और इस संकल्पना का प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकास की संकल्पना आर्थिक वृद्धि की प्राय थी, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग में समय के साथ बढ़ोतरी के रूप में मापा जाता है। परंतु अधिक आर्थिक वृद्धि वाले देशों में भी असमान वितरण के कारण गरीबी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा है। अतः 1970 के दशक में पुनः वितरण के साथ वृद्धि तथा वृद्धि और समानता जैसे वाक्यांश विकास की परिभाषा में शामिल किए गए। पुनः वितरण और समानता के प्रश्नों से निपटते हुए यह अनुभव हुआ कि विकास की संकल्पना को मात्र आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसमें लोगों के कल्याण और रहने के स्तर तथा जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान अवसर और राजनीति तथा नागरिक अधिकारों से संबंधित मुद्दे भी सम्मिलित हैं। 1980 के दशक तक विकास एक बहुआयामी संकल्पना के रूप में उभरा, जिसमें समाज के सभी लोगों के लिए वृहद स्तर में सामाजिक एवं भौतिक कल्याण का समावेश है। 1960 के दशक के अंत में पश्चिमी दुनिया में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बढ़ती जागरूकता की सामान्य वृद्धि के कारण सतत पोषणीय धारणा का विकास हुआ। इससे पर्यावरण पर औद्योगिक विकास के अनापेक्षित प्रभावों के विषय में लोगों की चिंता प्रकट होती थी। 1968 में प्रकाशित एहरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम और 1972 में मीडोस और अन्य द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ के प्रकाशन ने इस विषय पर लोगों और विशेषकर पर्यावरणविदों की चिंता और भी गहरी कर दी। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में विकास के एक नए मॉडल, जिसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है, की शुरुआत की। पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना की, जिसके प्रमुख नॉर्वे के प्रधानमंत्री गरो हरलेम बटलैंड थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट ओवरकमिंग द फ्यूचर, जिसे बटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, यह पीटी में क्वेश्चन पूछा गया। 1987 में प्रस्तुत की गई। WCD ने सतत पोषणीय विकास के सीधे सरल और वृहद स्तर पर प्रयुक्त परिभाषा, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसके कारण क्या कितना लाभ हुआ, जो राजस्थान पश्चिमी इलाका वहाँ पे सिंचाई विचाई का वो हुआ, इंदिरा गांधी नहर। प्रस्तुत की इस रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपना आवश्यकता की पूर्ति करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए, ये तो रटी भी होनी चाहिए। अब ये जो केस स्टडी दिया है इतना काम का नहीं, परंतु मतलब पीटी के लिए काम का नहीं है, मेंस के लिए आप इसको डाल सकते हो भाई, कैसे इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र बढ़ने से क्या लोगों के लाइफ में बदलाव हुआ। इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, भारत में सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। 1948 में कंवर सेन द्वारा संकल्पित यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई। यह नहर पंजाब में हरिके बांध से निकलती है, थोड़ा बहुत ये चीज़ें याद रखना पीटी के लिए, और राजस्थान की थार मरुस्थली पाकिस्तान सीमा के समांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर बहती है। इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई 9060 किलोमीटर है और यह 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। कुल कमान क्षेत्र में से 70% क्षेत्र प्रवाह नहर तंत्र और शेष क्षेत्र लिफ्ट तंत्र द्वारा किया जाएगा। नहर का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया गया। चरण 1 का कमान क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले के उत्तरी भाग में पड़ता है। इस चरण के कमान क्षेत्र को बहुतल और उबड़ खाबड़ है और इसका कृषि योग्य कमान क्षेत्र 5.53 लाख हेक्टेयर है। चरण 2 का कमान क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जिले में 14.10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर फैला हुआ। इसमें स्थानांतरित बालू टिब्बों वाला मरुस्थल भी सम्मिलित है, जहाँ स्थानांतरित बालू टिब्बे पाए जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। लिफ्ट नहर में ढाल के विपरीत प्रवाह के लिए जल को
बार बार मशीनों से ऊपर उठाया गया जाता है। इंदिरा गांधी नहर तंत्र में सभी लिफ्ट नहरें मुख्य नहर के बाएं किनारे से निकलती है, जबकि मुख्य नहर के दाएं किनारे पर भी सभी नहरें प्रवाह प्रणाल है। चरण 1 के कमान क्षेत्र में सिंचाई की शुरुआत 1960 के दशक के आरंभ में हुई, जबकि चरण 2 कमान क्षेत्र में 1980 के दशक के मध्य में सिंचाई आरंभ हुई। नहर सिंचाई के प्रसार ने इस शुष्क क्षेत्र की पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था और समाज को रूपांतरित कर दिया है। इससे क्षेत्र का पर्यावरणीय परिस्थिति पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। लंबी अवधि तक मृदा नमी उपलब्ध होने और कमान क्षेत्र विकास के तहत शुरू किए गए वनीकरण और चारागाह विकास कार्यक्रम में यह भूमि हरी भरी हो गई। इससे वायु अपर्दन और नहरी तंत्र में बालू निक्षेप की प्रक्रियाएं भी धीमी पड़ गई, परंतु सघन सिंचाई और जल की अत्यधिक प्रयोग से जल भराव और मृदा लवणता की दोहरी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई। नहरी सिंचाई के प्रसार से इस प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से रूपांतरित हो गई। इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक फसलें उगाने के लिए मृदा नमी सबसे महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक रहा है, परंतु नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों के विस्तार से बोए गए क्षेत्र में विस्तार हुआ और फसलों की सघनता में वृद्धि हुई। यहाँ की पारंपरिक फसलों चना, बाजरा और गवार का स्थान गेहूं, कपास, मूंगफली, चावल ने ले लिया है। यह सघन सिंचाई का परिणाम है। निस्संदेह सघन सिंचाई से आरंभ में कृषि और पशुधन उत्पादकता में वृद्धि हुई है। जल भराव और मृदा लवणता की समस्या उत्पन्न हुई है। इस प्रकार लंबी अवधि के दौरान कृषि की सतत पोषणता पर भी प्रश्न उठ गए हैं। अभी देखिए मेंस के लिए है कुछ चीज़ें, कुछ जैसे पूछ सकता है कि भाई इंदिरा गांधी नहर किस परियोजना जो है किस नदी पे बनाई गई है, कौन सा बांध बनाया गया उसके लिए, इस टाइप के क्वेश्चन। सतत पोषण विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय, अब ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत से विद्वानों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पारिस्थितिकी प्रश्नता पर प्रश्न उठाए। पिछले 4 दशक में जिस तरह से इस क्षेत्र में विकास हुआ है और इससे जिस तरह भौतिक पर्यावरण का निम्नीकरण हुआ है, ये विद्वानों इस दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक सही ठहराए भी है। ये एक मान्य तथ्य है कि इस कमान क्षेत्र में सतत पोषण विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पारिस्थितिकी सतत पोषणता पर बल देना होगा। इसलिए समान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावित 7 उपायों में से 5 उपाय पारिस्थितिकी संतुलन पुनः स्थापित करने पर बल देते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है जल प्रबंधन नीति को कठोरता से कार्यान्वयन करना। इस नहर परियोजना के चरण 1 में कमान क्षेत्र में फसल रक्षण सिंचाई और चरण 2 में फसल उगाने और चारागाह विकास के लिए विस्तारित सिंचाई का प्रावधान है। इस क्षेत्र के शस्य प्रतिरूप में सामान्यतः जल सघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए, मतलब चावल की खेती नहीं होनी चाहिए। इसका पालन करते हुए किसानों को बागाती कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की बागवानी आएगा, यहाँ पे फलों की खेती करनी चाहिए। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नालों को पक्का करना, भूमि विकास तथा समतलन और वारबंदी, ओसरा पद्धति निकास के कमान क्षेत्र में नहर के जल का समान वितरण प्रभावी रूप से कार्यान्वित किए जाए ताकि बहते हुए जल की सटी मार्ग में कम हो सके। इस प्रकार जलाक्रांत या लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाए। वनीकरण, वृक्षों का रक्षण, मेखला का निर्माण और चारागाह विकास इस क्षेत्र विशेषकर चरण 2 के भंगुर पर्यावरण में पारितंत्र के विकास के लिए अति आवश्यक है। इस प्रदेश में सामाजिक सतत पोषण का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है यदि निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटियों की कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता उपलब्ध करवाई जाए। मात्र कृषि और पशुपालन के विकास से इस क्षेत्र में आर्थिक सतत पोषण विकास की अवधारणा को साकार नहीं किया जा सकता है। कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों के साथ विकसित करना पड़ेगा। इनसे इस क्षेत्र में आर्थिक विविधीकरण होगा तथा मूल आबादी गांवों में कृषि सेवा केंद्र, सुविधा गांवों और विपणन केंद्र, मंडी कस्बों के बीच प्रक्रियात्मक संबंध स्थापित होगा। तो ये सजेशन है, इसका पालन होना चाहिए। ठीक, देखो अब इसके 2 चैप्टर बचे हैं, परिवहन तथा संचार, ये शायद एक और चैप्टर बचा होगा, 2 चैप्टर बचे हैं इसके। तो एक चीज़ याद रखना कि देखो ना, अब ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें पीटी पूछा भी गया है क्वेश्चन। अब ये दोनों जैसे पीटी प्लस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पर पीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है दोनों से। 3 चैप्टर बचे हैं क्या? हाँ, ये आखिरी चैप्टर होगा। तो ये कल कंप्लीट हो जाएगी एनसीईआरटी, ठीक है। और फिर मंडे से अपन जो है वो शुरू करेंगे इकोनॉमी। चलो ठीक है, मैथ पढ़ते हैं।